बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशन। ये हमारे चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक होगा फिर ये। ओके, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ कहता है कि इंथैल्पी चेंज is a state function. According to Hess law, Hess believed that enthalpy change is a state function. When it is a state function, automatically it means that it is independent. It is independent of paths followed or number of steps of a process। एक प्रोसेस में एक स्टेप है या 1000 स्टेप है, जो सभी पाथ को आप फॉलो करने जा रहे हैं, इंथैल्पी चेंज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो तो एक स्टेट फंक्शन है जनाब। यानी आप ए से बी बनाते हैं, ए से बी बनाते हैं, रूट नंबर 1, इसके लिए डेल एच हो गया है मेरे पास। एक टेक्निक ये है कि आप पहले ए से सी बनाएं, फिर सी से आप डी बनाएं, फिर डी से आप ई बनाएं, फिर ई से आप बी बनाएं। स्टेट फंक्शन वो होता है जो नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल कौन है। चूंकि ऊपर के इनिशियल और फाइनल और नीचे के इनिशियल और फाइनल क्या है? सेम है। इसलिए यहां पे जो आपके पास इंथैल्पी चेंज वाकया हुई होगी, तो यहां पर डेल H1, डेल H2, डेल H3, डेल H4, यानी ऊपर की जो इंथैल्पी चेंज है और नीचे की इंथैल्पी चेंज क्या होगी? सेम होगी। मकसद सिर्फ ये है कि हेस लॉ ये कहना चाहता है कि एक प्रोसेस को आपने एक स्टेप में किया, उसी प्रोसेस को आपने कई स्टेप में किया। दोनों केसेस में जब आप समेशन को चेक कर लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा कि आंसर इज कांस्टेंट। This is known as law of constant heat summation, कि आपके पास इस सारे समेशन का जो जवाब है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल फिक्स हैं। जब इनिशियल और फाइनल वैल्यूज फिक्स हों तो एक स्टेट फंक्शन की वैल्यू फिक्स हुआ करती है। ओके, हम इसी लॉ को कई अंदाज से डिस्कस कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि एक प्रोसेस एक स्टेप में हो या फिर कई स्टेप में हो, डेल एच इज कांस्टेंट। एक अल्टरनेट स्टेटमेंट मेरे पास ये भी मौजूद है कि समेशन ऑफ इंथैल्पी चेंजेस ऑफ ए cyclic process is always equal to 0। वो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना कि वर्क डन इन अ क्लोज कंजर्वेटिव फील्ड इज ऑलवेज 0। एग्जैक्टली लाइक दैट। क्यों? आप ए से रवाना हुए हैं बी तक। लेट सपोज 10 जूल हीट आपने सप्लाई की है।
फिर बी से आपने क्या बनाया, सी बनाया है। लेट सपोज कि 2 जूल हीट और आपने सप्लाई की है। ओके, फिर क्या करते हैं, मैं सी से बनाता हूं डी, तो 10 जूल रिलीज हो जाएगा। फिर मैं डी से जब मैं ए बनाऊंगा 2 जूल मजीद रिलीज होगा। चेक कीजिए, प्लस 10 जूल प्लस 2 जूल माइनस 10 जूल माइनस 2 जूल, आंसर इज 0। एक साइक्लिक प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज 0 क्यों होता है? क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल सेम होता है। जब इनिशियल और फाइनल सेम होता है तो इंथैल्पी चेंज इज 0। बल्कि किसी भी स्टेट फंक्शन की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। जब उसका इनिशियल भी यही है, उसका फाइनल भी यही है, तो किसी भी स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है। ओके, तो ये हमारे पास है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब इसके हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डायरेक्ट कैलोरीमेट्री या कैलोरीमेट्रिक मेथड जो हमने यूज किए थे वो हर रिएक्शन के लिए इक्वली एप्लीकेबल नहीं होते थे। क्योंकि जब रिएक्शन वेरी स्लो हो, रिएक्शन वेरी फास्ट हो, वायलेंट हो, मल्टी स्टेप हो, उसके लिए कैलोरीमेट्रिक मेथड नाकाम है। कैलोरीमेट्रिक मेथड बेस्ट वर्क करता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए। इसके अलावा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी किसी हद तक मुफीद है, लेकिन बाकी इंथैल्पी चेंजेस के लिए हम हेस लॉ को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम हेस लॉ को ये भी कहा करते हैं कि इट इज इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्रिक मेथड, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। ओके, तो एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1, कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नामालूम है। हम नहीं मालूम कर सकते प्रैक्टिकली। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो डायरेक्ट CO2 बन जाता है। CO पे गाड़ी ब्रेक नहीं लगाती। We can't stop the process. At this stage, we can't calculate its enthalpy change of formation. Okay? अब हेस लॉ वाला कंसेप्ट आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा मुझे सुनिए। दिस इज आवर टारगेट। नाउ वी नो दैट C plus O2 give CO2. Its enthalpy change is minus 393 point something, that 5 kilojoule per mole. It is enthalpy change of formation. ये मैंने CO2 को एक स्टेप में बनाया है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अगर मैं कार्बन प्लस हाफ O2 पहले बनाऊं कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को वंस अगेन रिएक्ट करवाऊं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। यानी CO2 आप एक स्टेप में बनाएं या CO2 आप 2 स्टेप में बनाएं, इंथैल्पी चेंज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब C प्लस हाफ O2 की जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 284.5 किलोजोल पर मोल होता है। ओके, एक कार्बन मोनोऑक्साइड से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ये है। ये तो हो गया डेल H2। अब लिटरली वी डोंट नो कि डेल H1 की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब देखें, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, इंथैल्पी चेंज चाहे एक स्टेप में करो, चाहे इंथैल्पी चेंज आपके पास 2 स्टेप में हो। ओके, अब
डेल H से डेल H2 माइनस कर लीजिए, डेल H1 का आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं माइनस 393.5 माइनस 284.5। ओके, सॉल्व कीजिए। आपके पास एक सेकंड, हाँ बल्कि ठीक है, क्या करेंगे अब आप इसको सॉल्व कीजिए। माइनस 393.5 माइनस प्लस 284.5, तो हमारे पास डेल H1 का आंसर कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली -110 किलो जूल पर मोल। देखा, कैलोरीमेट्री नाकाम है लेकिन हेसला जिंदाबाद। किसी इंडिविजुअल स्टेप की इंथैल्पी चेंज मालूम करना हो, हेसला को याद कर लीजिए। ओके, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 1 है कि वी कैन कैलकुलेट इंथैल्पी चेंजेस ऑफ माइन्यूट स्टेप्स आल्सो। ठीक, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2, एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस को कैलकुलेट करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हाबर 2 साइंटिस्ट थे, गालिबन जर्मन थे। उन्होंने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि एक प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस को क्या किया? एक प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस को उन्होंने कोरिलेट किया। क्या किया? कोरिलेट किया इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन के साथ, इंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन के साथ, इंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड के साथ, एटसेट्रा। डिफरेंट इंथैल्पीज के साथ उन्होंने लैटिस एनर्जी को कोरिलेट किया और हेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए बॉर एंड हैबर ने एक इंटरेस्टिंग मेथड डेवलप किया। इस मेथड के थ्रू हम इंथैल्पी चेंजेस ऑफ लैटिस मालूम कर लिया करते हैं। यहां पे ईटा के लिहाज से एक बात याद रखिए कि इंथैल्पी चेंजेस ऑफ लैटिस तो किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की हो सकती है। यहां पे ये बात ना भूलिए कि उन्होंने जो मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, सारे कंपाउंड्स के लिए नहीं है जनाब। और आयनिक कंपाउंड्स में भी स्पेसिफिकली बाइनरी कंपाउंड्स के लिए, बाइनरी मानी जिसमें 2 किस्म के आयन हो। ओके, 2 किस्म के आयन। आइए हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर सोडियम क्लोराइड। प्लीज मेरे साथ रहें स्टूडेंट्स। देखें, आप जानते हैं कि सोडियम मेरे पास सॉलिड, Cl2 मेरे पास गैस, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है। इस केस में इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज -411 किलो जूल पर मोल। सोडियम क्लोराइड को अगर मैं एक स्टेप में बनाऊं तो मेरे पास ये एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अब देखिए, मैं अगर ऐसे करूं कि सोडियम सॉलिड से मैं सोडियम क्या बनाऊं? पहले गैसियस बनाऊं, फिर सोडियम गैसियस से मैं क्या बनाऊं? सोडियम गैसियस आयन बनाऊं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। सिमिलरली मैं Cl2 गैसियस से बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करके Cl गैसियस एटम बनाऊं, इसको फिर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले कंसेप्ट से
मैं गैसियस क्लोराइड आयन बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। और फिर जब मैं इन दो को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड मैं एक स्टेप में बनाऊं चाहे मैं 5 स्टेप में बनाऊं, एंथैल्पी चेंज अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इज कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, it is del H1, it is del H2, it is del H3, it is del H4 and this is del H5. Please point to be noted. सॉलिड से गैस वाले फॉर्मेशन को आप सब्लिमेशन बोलते हैं। इट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। ओके, फिर सोडियम गैसियस से सोडियम जब आयन बनाते हो इट इज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, Cl2 मॉलिक्यूल से आपने क्या बनाया? एटम। इट इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये वाला क्या है? इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निकली ज्यादा करेक्ट बात कौन सी होगी? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एक सिंगल एटम के लिए जो इंथैल्पी चेंज वाकया होती है उसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, एंड द लास्ट वन इज इंथैल्पी ऑफ लैटिस। अब लैटिस बन गया है। नो, अकॉर्डिंग टू Hess law, we know very well del H is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 and plus 5. We know this fact and when we believe you in this fact, अब देखिए जनाब, del H 5 are enthalpy change of lattice की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? डेल एच माइनस डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल H4। ओके, इससे मेरे पास आंसर आएगा माइनस 787 किलो जूल पर मोल इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस मेथोडोलॉजी इज नोन एज बॉर्न-हाबर साइकिल। पॉइंट टू बी नोटेड। हेस लॉ ने यह काम खुद करके नहीं दिया, ये जर्मन साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हाबर ने इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने देखा कि कौन सा लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए हेस लॉ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि बॉर्न-हाबर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। आप देख रहे हैं कि बॉर्न-हाबर साइकिल में उन्होंने बड़े सक्सेसफुली डिफरेंट किस्म के एनर्जीज को एनालाइज करके इसको लेटेस्ट एनर्जी से सक्सेसफुली कोरिलेट किया और इस इम्पॉसिबल टास्क को उन्होंने पॉसिबल कर दिखाया। आपको पता है ना कि जब गैसियस आयंस मिलते हैं बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन वाकया हो जाता है। ओके,